आज मैं आपको फिलीपींस की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जहां एक बच्ची की किडनैपिंग ने सबको उनके कर्मों का फल दे दिया। थ्रिलर और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरी कहानी जो आखिर तक आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। तो मूवी स्ट्राइप लेकर आई है 2019 की फिलीपींस मूवी ग्रेसलैंड। डायरेक्टर रॉन मोरालेस, IMDb 6.6। अगर मेरी सुनाई कहानियां भी आपके दिल तक पहुंचती है तो मूवी स्ट्राइप को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक शेयर कमेंट करे। तो शुरू होती है। कहानी की शुरू मार्लन नाम के ड्राइवर को दिखाकर हुई जो आधी रात में मस्त अपनी गाड़ी में सो रहा होता है। अचानक उसका फोन बज उठा। उसने हड़बड़ाकर फोन उठाकर कहा, हेलो सर, मैं आ रहा हूँ, और फोन रख दिया। इसके बाद वो एक होटल के रूम में नॉक करके अंदर घुसा। अंदर छेंगो नाम का एक बहुत बड़ा नामी पॉलिटिशियन शराब की चुस्कियां ले रहा था। सामने टेबल में कुछ दवाइयां भी पड़ी हुई है। अब छेंगो ने मार्लन से कहा, अंदर जो लड़की है उसे अब ज्यादा शराब पीने मत देना, बहुत ज्यादा ही उसने पी ली है। जब वो उठेगी तो जहाँ वो बोले वहाँ उसे छोड़ देना। और फिर टेबल पर रखे लिफाफे से कुछ पैसे निकालकर, ये लो तुम्हारे टैक्सी का भाड़ा, बाद बाकी बचे पैसे उस लड़की को दे देना कहते हुए खुद वहाँ से चला गया। जब मार्लन अंदर कमरे में घुसा, वहाँ का माहौल तो बहुत ही अलग और चौंकाने वाली थी। एकदम नाबालिग 12-13 साल की लड़की नग्न अवस्था में बेहोशी हालत में बिस्तर पर पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे कोई नशीली चीज खिलाई है, क्योंकि उसे कोई होश ही नहीं है। ये देखने के साथ ही मार्लन ने उस बच्चे के शरीर को जल्दी जल्दी में जैसे तैसे चद्दर से ढका और फिर बगल में निराश बैठकर सर पे हाथ रख बच्चे के उठने का इंतजार करने लगा। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा तो लग रहा है, लेकिन वो मजबूर कुछ भी नहीं कर सकता। अब बच्ची उठी और उसके कुछ समय बाद उसे उसके घर पर पहुंचा दिया। बच्ची अब घर पहुंचने के साथ ही बिना कुछ बोले सीधा दौड़कर अपने घर की ओर भागी। इतने में मार्लन को ख्याल आया कि उसे देने वाले पैसे वो भूल गया है, इसलिए अब वो उसके घर का दरवाजा खटखटाता हुआ बच्ची को बुलाने लगा। दरवाजा एक बूढ़ी दादी ने खोला। उनके चेहरे पर एक दर्द, एक पीड़ा साफ झलक रही है। किसे ढूंढ रहे हो तुम? मार्लन बोला, अभी अभी आपकी पोती मेरी टैक्सी से घर आई है, उसके ये पैसे देने थे। और हाथ बढ़ाकर जैसे ही पैसे देने लगा, दादी एकदम गुस्से में, कौन हो तुम? मेरी पोती के साथ क्या किया तुमने? उसे क्या हुआ है? चिल्लाते हुए वो पैसे उसके मुंह पे ही फेंक कर यहाँ से निकल जाने को कहा। अब मार्लन भी चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया, जहाँ उसकी भी लगभग 12-13 साल की बेटी एल्वी होती है। उसकी पत्नी बीमार होने की वजह से काफी समय से अस्पताल में ही भर्ती है। अपनी पत्नी के इलाज का खर्चा और बेटी की पढ़ाई के लिए मार्लन को अभी पैसों की बहुत ही जरूरत है, और इसी वजह से मन न होने पे भी उसे पॉलिटिशियन छेंगो के इस घिनौने काम में भी साथ देना पड़ा। असल में मार्लन और उसकी पत्नी करीबन 8-9 साल से छेंगो के घर पे काम करते हुए आ रहे हैं, पर जब से उसकी पत्नी बीमार हुई है, अब बस मार्लन ही छेंगो के घर पर काम करता है। इधर छेंगो के घर पे भी उसकी पत्नी मार्सी और एल्वी की ही हम उम्र सोफिया उसकी बेटी है। एल्वी और सोफिया दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन उन दोनों का घुलना मिलना छेंगो की पत्नी मार्सी को एक आंख नहीं भाता। मार्लन हमेशा से एल्वी और सोफिया को साथ में स्कूल छोड़ा करता। जहाँ सोफिया बड़े और नामी स्कूल में पढ़ती है, वही एल्वी एक नॉर्मल स्कूल में। अलग अलग स्कूल होने की वजह से पहले मार्लन सोफिया को छोड़ता, उसके बाद अपनी बेटी एल्वी को। लेकिन उस दिन मार्लन के एल्वी को स्कूल में छोड़कर जाने के साथ ही एल्वी स्कूल न जाकर दौड़ते हुए सीधा सोफिया से मिलती है। असल में उस दिन सोफिया और एल्वी दोनों ने अपना अपना स्कूल बंक कर शॉपिंग करने एक दुकान में घुसे। दोनों नए नए कपड़े लगाकर देखते हैं और दोनों को एक एक पसंद भी आ गया। पर एल्वी के पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होने पर सोफिया ने कहा, मैं दे दूंगी ना पैसे। एल्वी नहीं मानती। सोफिया ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन एल्वी वो कपड़े खरीदने को मानती ही नहीं। तो सोफिया ने प्लान बनाया, ठीक है मैं नहीं खरीदूंगी, लेकिन तुम इसी कपड़े के ऊपर मेरा स्कूल ड्रेस पहनो, इससे तुम्हारा अंदर पहना हुआ कपड़ा बाहर नहीं दिखेगा। उसने एल्वी को जबरदस्ती अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहना दिया और खुद एल्वी का यूनिफॉर्म पहन लिया। और इसके बाद दोनों उस दुकान से जल्दी जल्दी कपड़े चोरी करके बाहर की तरफ भागे। इधर उसी दिन टीवी में पॉलिटिशियन छेंगो पर एक 14 साल की लड़की के ऊपर यौन शोषण का समाचार आ रहा होता है, जो समाचार दूसरी ओर मार्लन और उसका एक दोस्त भी देख रहे होते हैं। तभी मार्लन का दोस्त बोला, सच में पैसों से कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, जैसे एक न एक दिन कर्मों का फल मिल ही जाता है, और अब छेंगो का भी बर्बादी का समय आ गया है। और हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर मार्लन भी हंस पड़ा। इधर ऑफिस में छेंगो किसी से फोन में बात करता है। सभी को पैसे देकर मुंह बंद करो, जो जितना मांग रहा है उसे दे दो, मुझे कुछ नहीं पता, कहते हुए चिल्ला रहा होता है।
अब कुछ समय बाद यहाँ सोफिया और एल्वी स्कूल के खत्म होने से पहले ही दौड़ते दौड़ते स्कूल की ओर जा रहे हैं और सोफिया के स्कूल के सामने पहुँचने से पहले ही दोनों का एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचा। वो गाड़ी और कोई नहीं मार्लॉन ही चला रहा होता है। वो उन्हें ही स्कूल से ले जाने आया है। अब अपनी बेटी को सोफिया का यूनिफॉर्म पहने देख वो एल्वी को बहुत डांटने लगा। क्यों तुमने सोफिया के कपड़े पहने हैं? जाओ यहाँ से घर, मैं सोफिया को छोड़कर आ रहा हूँ और घर पे ही तुमसे बात करूंगा। लेकिन एल्वी नहीं मानती और वो भी सोफिया के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। मार्लॉन एल्वी पर बीच सड़क पे ही जोर से चिल्लाता है। उसी समय एक टीचर मार्लॉन को ऐसे गाली करता देख वहां आई। बच्चे पे इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? टीचर ने चिल्लाकर कहा। मार्लॉन ने माफी मांगी और एल्वी को भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन रास्ते में वो एल्वी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाता है। कुछ दूर आगे जाकर देखा तो एक पुलिस ऑफिसर उसे फॉलो कर रहा है। पुलिस का यूं पीछा करता देख मार्लॉन ने अपनी गाड़ी एक जगह साइड करके रोक दी। पुलिस गाड़ी के अंदर झांकता हुआ मार्लॉन से उसका लाइसेंस मांगा, फिर उसे धमकाकर गाड़ी का लॉक खोलने को कहा। मार्लॉन के भी गाड़ी का लॉक खोलते ही वो पुलिस गाड़ी के अंदर आकर अचानक से अपनी गन निकालकर मार्लॉन की ओर निशाना किया। ये देखकर एल्वी और सोफिया तो बहुत ही ज्यादा डर गए, पर असल में वो पुलिस के भेष में गुंडा होता है जो उसे गाड़ी चलाकर आगे ले चलने को कहता है। उसके कुछ देर बाद वो एक सुनसान जगह पहुंचे और मार्लॉन को डरा धमका कर मार ही रहा है कि पीछे बैठी एल्वी और सोफिया डर कर एक ही शब्द कहा ही था कि एकाएक उस आदमी ने सोफिया पे गोली चला दी और वो वहीं मारी गई। ये देखकर एल्वी और मार्लॉन के तो होश ही उड़ गए। इतने में वो गुंडा बोला, तेरे बॉस को खबर दे देना कि 2 मिलियन पैसे निकाल कर रखे, नहीं तो उसकी बेटी मारी जाएगी। और फिर एल्वी को किडनैप कर अपने साथ ले गए, साथ ही मार्लॉन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। दरअसल वो गुंडा एल्वी को सोफिया समझकर किडनैप करके ले गया, क्योंकि एल्वी और सोफिया ने एक दूसरे का यूनिफॉर्म पहन रखा था। इस तरह एल्वी की जान तो बच गई, लेकिन अभी वो किडनैपर के पास है। कुछ देर बाद मार्लॉन को भी होश आ गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ उसकी बॉस की बेटी को एल्वी समझकर गुंडे ने मार दिया और दूसरी तरफ छांगो की बेटी समझकर उसकी बेटी को किडनैप करके ले गया। इसीलिए उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या वो करे, और बस बैठकर वो रो रहा है। थोड़ी देर बाद सोफिया के फोन में एल्वी का कॉल आया। फोन उठाने के साथ ही दूसरी तरफ से वही गुंडे ने मार्लन से कहा, सुन, मिस्टर छांगो को सुना देना कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है और बदले में 2 मिलियन पैसे हमें जल्दी भेजें। मार्लन रोते हुए बोला, कैसे मैं उन्हें बोलूं? उनकी बेटी तो मर चुकी है, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। रोता गिड़गिड़ाता विनती करता है। इधर किडनैपर को भी सच का पता चल गया कि वो असल में ड्राइवर की बेटी है। किडनैपर के, तूने छांगो को नहीं बताया है ना कि उसकी बेटी मर चुकी है? पूछने पर नहीं बताया, मार्लन ने जवाब दिया। अब किडनैपर बोला, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अब मैंने जो जो कहा है वही जाकर कर छांगो को खबर दे, नहीं तो तू भी अपनी बेटी का मुंह नहीं देख पाएगा। और फिर एल्वी की रोती हुई आवाज मार्लन को सुनाई। बेटी की रोती आवाज सुन एक मजबूर बाप राजी हो गया। जो जो कहा वो सब करूंगा, पर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ मार्लन की हालत खराब है, एकदम परेशान और बेचैन। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे मरी सोफिया का इस्तेमाल कर छांगो से पैसे जैसे भी निकालने हैं। सोफिया की लाश गाड़ी की डिक्की में रख गाड़ी को एक सुनसान जगह में जाकर छुपा दिया और खबर देने सोफिया के घर जा पहुंचा। सोफिया की माँ मार्सी को उसने खबर दी, मैम सोफिया किडनैप हो गई है। ये सुन मार्सी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस खबर के बाद छांगो ने पुलिस टीम बुला ली इन्वेस्टिगेशन के लिए और सबसे पहले मार्लन से ही पूछताछ शुरू हुई। उन्हें उसी के ऊपर शक है, इसलिए सवाल भी वैसे ही पूछे जा रहे हैं। मार्लन भी ऑफिसर को अपनी बेटी एल्वी और सोफिया दोनों के ही किडनैप होने की बात कहता है, लेकिन फिर भी उसकी बातों में उन्हें अब भी शक है। कुछ समय बाद घटना स्थल में पहुंचकर छानबीन कर लेने के बाद घर आ गए और फिर मिस्टर छांगो को किडनैपर का फोन आया। किडनैपर उसे धमकी देते हुए, पैसे जल्द से जल्द तैयार रख और गलती से भी पुलिस को इन्वॉल्व करने की मत सोचना, नहीं तो तेरी बेटी को यही मार दूंगा। मिस्टर छांगो भी अपनी बेटी के ठीक होने का प्रूफ पहले मांगता है, उसके बाद ही वो पैसे देगा। ठीक है, तुझे प्रूफ चाहिए ना, कुछ देर इंतजार कर, और फोन काट दिया। यहाँ छांगो और उसकी पत्नी अब कमरे में आपस में बात कर रहे हैं। वो मार्लन के बारे में ही बात कर रहे हैं। छांगो को मार्लन के ऊपर ही शक है कि ये सब उसी ने किया होगा, जिस पर मार्सी बोल पड़ी, पागलों वाली बात मत करो, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि उसकी भी बेटी किडनैप हुई है। पर पता नहीं क्यों छांगो को मार्लन के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं। उन दोनों की बातें यहाँ बाहर मार्लन खिड़की से सब सुन रहा होता है। ठीक उसी समय पुलिस ने मार्लन को वहाँ देखा।
मार्लन, तुम्हें अस्पताल अपनी पत्नी को देखने जाना था ना, चलो मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। और उसे जबरदस्ती खुद से ही अस्पताल लाकर छोड़ दिया। लेकिन असल में बात यह है कि वो मार्लन को अस्पताल छोड़ने नहीं बल्कि उस पर नजर रखने आया हुआ है। अब अस्पताल में मार्लन की बीवी ने साथ में एल्वी को न देख पूछा, एल्वी कहाँ है, उसे क्यों नहीं लेकर आया आज? मार्लन बिना नजर मिलाए बस इतना बोला, बेटी तो घर पर है, स्कूल होमवर्क आज ज्यादा है ना, इसीलिए साथ लेकर नहीं आया। उसने बहाना बना दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी को कोई शक ना हो इसीलिए मार्लन कमरे के बाहर आकर खूब रोता है। उसी समय किडनैपर का फोन उसे आया, सोफिया की लाश कहाँ रखा है, जल्दी लेकर आ, और लोकेशन भेज दिया। बेचारा मार्लन ना कहना चाहता है पर उनकी बात नहीं मानने से भी तो उसकी बेटी उन्हीं के कब्जे में है, इसलिए वो उनके कहे मुताबिक ही बाहर खड़े पुलिस की नजर से बचकर सोफिया की लाश को कार की डिक्की से निकाला। लाश के ज्यादा दिन हो जाने के कारण उसमें से सड़ी बदबू आना शुरू हो चुकी थी। उसने वो लाश ले जाकर किडनैपर को दे दी। इसके बाद किडनैपर ने उसके सामने ही उसकी बेटी एल्वी और सोफिया दोनों को साथ में रखकर मार्लन को ही उसकी तस्वीर खींचने को कहता है, जैसे प्रूफ के हिसाब से चांगो को दिखाया जाएगा। फोटो खींचने के बाद फिर से सोफिया की लाश मार्लन ने डिक्की में रख दी। बेचारा मार्लन की बेटी उसकी आंखों के सामने होने पर भी एक लाचार बाप कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि किडनैपर बंदूक की नोक पर उससे ये सारे काम करवा रहा था। अब अगली सुबह पुलिस वाले मार्लन के घर में घुसकर सोते हुए मार्लन को जबरदस्ती उठाकर पुलिस स्टेशन ले आए। वहाँ उसे बंदी बनाकर धमकाते, मारते पीटते सवाल करते हैं, सोफिया को कहाँ छुपाया तूने, सच सच बता। मार्लन बेचारा रोता हुआ, मैंने जो कुछ भी कहा वो सभी सच है सर, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। झूठ बोलता है पुलिस वाले से, तू ही एकमात्र इस केस का गवाह है और तेरी बातों पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। बता फिरौती में तेरा हिस्सा कितना है? पुलिस गुस्से में उसका गला दबाते हुए पूछता है, पर मार्लन भी बेचारा रोते हुए कहता रहा, मैंने सच में कुछ नहीं किया है सर, बल्कि मुझे जैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना है। आप सही अपराधी को पकड़े, मुझे नहीं। मार्लन को ऐसे टॉर्चर होते बाहर से चांगो सब देख रहा होता है। असल में ऐसा उसी ने ऑफिसर को करने को कहा था, क्योंकि उसे अभी भी मार्लन पर ही शक था। इतना टॉर्चर के बाद भी मार्लन को कुछ न कहता देख यहाँ चांगो को भी मार्लन सच ही कह रहा होगा, उसकी बात पे अब जाकर विश्वास होता है। कुछ समय बाद चांगो को किडनैपर द्वारा लड़कियों की तस्वीर प्रूफ के तौर पर दिखाने के बाद अब सारा पैसा किडनैपर को देना था, इसीलिए पूरे पुलिस के सपोर्ट से एक प्लान बनाया गया। पर यहाँ तो सोफिया पहले ही मर चुकी थी, जो बात मार्लन को अच्छे से पता है। ये चीज उसके लिए बाद में मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। इसी वजह से शायद उसने किडनैपर को अपना बनाया हुआ सारा प्लान मैसेज में लिखकर भेज दिया। अब प्लान के मुताबिक चांगो और मार्लन पैसे लेकर आगे गाड़ी में जा रहे हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे। पर इस बात से अनजान कि किडनैपर को प्लान पहले से पता है, तो किडनैपर ने चांगो और मार्लन को पुलिस की नजरों से छुपकर एक दूसरा टैक्सी लेने को कहा। उन्होंने भी वैसा ही किया। फिर किडनैपर ने फोन टैक्सी ड्राइवर को देने को कहा। किडनैपर ने टैक्सी ड्राइवर को कहाँ आना है उसकी लोकेशन बताई। टैक्सी वाले ने उन्हें उसी लोकेशन पर छोड़ दिया। यहाँ पुलिस के सामने से मार्लन और चांगो एकदम से ओझल हो गए। पुलिस को पता ही नहीं चल पाया कब और कहाँ। यहाँ चांगो और मार्लन एक प्रोस्टिट्यूट एरिया में आए हुए रहते हैं, जहाँ छोटी छोटी 12-13 साल की लड़कियों को धंधे में लगा रखा है। उस जगह को देखकर तो चांगो के होश ही उड़ गए। उसके ऊपर किडनैपर ने उससे कहा, ये तो तेरा मनपसंद जगह है ना, अब चुन इनमें से तेरे टाइप की लड़की कौन है। चांगो चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो, ज्यादा नाटक मत कर और जल्दी बता वरना तेरी बेटी नहीं बचेगी। किडनैपर ने धमकाया, जिसके बाद हड़बड़ी में जैसे तैसे उसने एक बच्ची को चुना और किडनैपर के मुताबिक एक कमरे में ले आया। किडनैपर बोला, सुन, जितने भी पैसे तू लाया है उसे यहाँ जितनी भी बच्ची है उन सब में बांट दे। कहे मुताबिक मार्लन सभी पैसे उन बच्चियों को एक एक कर बुलाकर बारी बारी से देता है। दूसरी तरफ किडनैपर के साथ हुई ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर सहित चांगो की बीवी मार्सी भी सुन रही होती है। ये सब सुनकर तो मार्सी को अपने ही पति से घिन आने लगी। कुछ समय बाद चांगो के वापस आने पर मार्सी चिल्लाते हुए, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? आखिर खबर में कहीं वो सारी बातें सच है ना? पर फिर भी चांगो इस सच को झुटलाने की कोशिश करता है। मार्सी एकदम गुस्से में, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही इन सबको झूठा कहने में? कम से कम उन बच्चों की उम्र तो देख लेते, पता है उनकी उम्र तुम्हारी बेटी जितनी ही है, और अब तुम्हारी गलती की वजह से वो लोग हमारी बेटी को भी मार देंगे। मार्सी पागलों की तरह रोती चिल्लाती है, मगर अभी भी चांगो अपनी गलती नहीं मानता। उसी समय उसे फिर से किडनैपर का फोन आया। मेरे मना करने पर भी तू पुलिस ले आए ना, अब मुझे जहाँ से भी करके हो 5 मिलियन पैसे चाहिए, धमकी देने लगा।
ये सुनने के बाद तो मार्लन रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है, क्योंकि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उसके पास रखा थोड़े बहुत पैसे उसने छांगो को देते हुए कहा, सर मेरे पास इतने ही है, जैसे भी करके बच्चियों को बचा लो। इसके बाद छांगो ने पुलिस ऑफिसर को इस केस से बाहर हो जाने को कहा। अब जो करेंगे वो हम खुद देख लेंगे। पर पुलिस ऑफिसर ने उसे रोकते हुए कहा, सर ये याद रखना, उन्हें आपके पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो बदला चाहिए। आपको तो पता ही होगा ना कि आपने पहले कैसे कैसे हरकतें की है। पुलिस ने सीधे छांगो को सुनाया। छांगो उसकी बातें सुन गुस्से में वहां से चला गया। दूसरी तरफ मार्लोन अस्पताल में बीवी के पास बैठे अपनी बेटी को याद कर रो रहा है। अगले दिन सुबह सुबह ही छांगो और मार्लोन किडनैपर के मांगे रकम लेकर घर से निकलते हैं, मगर यहाँ पुलिस ऑफिसर फिर से उन्हें फॉलो करता है, जो कि उन दोनों को नहीं पता। मार्लन छांगो को उसके ऑफिस में छोड़ने के बाद पैसे लेकर लोकेशन पहुंचा। पीछे पीछे पुलिस ऑफिसर भी है। मार्लन पैसे लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुसा, जहाँ किडनैपर उसे अंदर बुलाकर बात करने लगे। मार्लन बोला, मेरी बेटी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? पहले पैसे दे, किडनैपर बोला। ये सुनकर अब मार्लन बोल पड़ा, ये तो हमारे प्लान में ही नहीं था। तुम लोगों ने एक निर्दोष बच्ची की हत्या कर दी है, पता है ना? तभी वहाँ एक और किडनैपर, जो असल में उसका वही दोस्त होता है, मार्लन को धमकाते हुए, पहले पैसे दे, नहीं तो तुझे और तेरी बेटी दोनों को ही यही मार दूंगा। और फिर मार्लन के पास से पैसे छीनकर कहा, मार्लन तुझे भी अपनी बीवी को बचाना था ना? जवाब में मार्लन चिल्लाते हुए बोला, बचाना था, लेकिन मैं ऐसे किसी की हत्या नहीं करना चाहता था। अब किडनैपर ने उसे उसकी पत्नी के इलाज के लिए कुछ पैसे थमाते हुए बोला, ये ले अपनी बीवी का इलाज कर, और थोड़ी देर बाद तेरी बेटी को भी घर पहुंचा दूंगा। धमकाते हुए उसे वहां से जाने को कहा। इधर एल्वी उस किडनैपर और अपने बाबा की सारी बातें सुन चुकी होती है। दरअसल ये सारा प्लान मार्लोन और उसके उसी दोस्त का बनाया था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे धोखा देकर उल्टा उसकी ही बेटी को किडनैप किया और मार्लन के बनाए हुए प्लान को बदलकर उसका ही इस्तेमाल कर छांगो से पैसे निकलवाए। बाबा की सारी बातें पता चलने पर एल्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके बाबा की वजह से ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त मारी गई। अब यहाँ दूसरे किडनैपर ने मार्लोन के दोस्त से पूछा, इस बच्ची का क्या करना है? जवाब आया, मार दे उसे। किडनैपर ने उस बच्ची को ना मारकर उल्टा उसी आदमी को ही मार डाला और बच्ची को वहीं छोड़ दिया। पैसे मिलने पर उस किडनैपर ने छांगो को भी फोन कर उसकी बेटी का पता बता दिया, जहां वो अपनी बेटी को कार की डिक्की खोलकर देखने पे एक सड़ चुकी लाश में देखता है। उसे पकड़कर वो बहुत रोने लगा। वही पुलिस ऑफिसर जो मार्लोन का पीछा कर रहा था, एल्वी को वहां से सही सलामत निकालता है और फिर मार्लोन को कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। मार्लोन बिल्कुल पहले जैसा ही, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, किडनैपर ने दोनों को ही किडनैप किया था। अब ऑफिसर वही सवाल एल्वी से भी पूछते हैं, क्या यही सच है? एल्वी कुछ देर सोचकर बोली, हाँ यही सच है, हम दोनों को ही किडनैपर ने किडनैप किया था। जिसे सुनकर मार्लोन की आंखों में भी आंसू आ गए। अब इसके बाद ऑफिसर ने दोनों को छोड़ दिया। इसके कुछ दिन बाद मार्लोन अपने भाग से मिले पैसे लेकर शहर से कुछ दूर जाता है, जहाँ वो एक आदमी से मिला। ये लो पैसे, और मेरी बीवी के लिए जल्द से जल्द किडनी का जुगाड़ करना होगा। वो आदमी बोला, हाँ हो जाएगा, मेरे कॉल का वेट करना, कहकर वहां से चला गया। लेकिन उस आदमी ने उसे कब कॉल करेगा, उसे कहाँ कांटेक्ट करना है, ये सब कुछ भी जानकारी न देकर सीधे बस पैसे लेकर निकल गया। मार्लोन भी इसमें कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे में उस आदमी के लिए शक है कि क्या सच में वो आदमी काम करेगा या नहीं। और इसी स्थिति में मार्लोन को दिखाते हुए मूवी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी में सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है, जैसे कि छांगो जिसने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, आखिरकार उसकी बेटी मारी गई। इसके बाद मार्लोन का वही दोस्त जिसने अपने ही दोस्त से दगाबाजी की, वो भी मारा गया। और आखिर में मार्लोन, जो ना चाहते हुए भी इस बुरे काम में शामिल था, आखिर में उसने अपनी बीवी के इलाज के लिए जो ये सब किया, उसका भी इलाज हो पाएगा या नहीं, पता नहीं। इसी के साथ अब मैं भी चलती हूँ। बाय बाय दोस्तों।